नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने देखा ताजमहल। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पति संग किया दुनिया के 7वें अजूबे का दीदार। विजिटर बुक पर लिखा बेहद खूबसूरत है ताज। आगरा किला भी पहुंचने का कार्यक्रम। बनारस दौरे पर प्रियंका गांधी। बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में टेका माथा। किसान न्याय रैली में कर रही हैं शिरकत। एजेंडे में कृषि कानून और लखीमपुर कांड शामिल। वहीं सहारनपुर में सपा का मिशन 2022 गुर्जरों के कद्दावर नेता रहे यशपाल सिंह की 100वीं जयंती कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक्शन। केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष भेजा गया जाल। 11 अक्टूबर को होगी कोर्ट में सुनवाई। हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश का केस। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर रफ्तार का कहर। खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे की पड़ताल में जुटी पुलिस। खबरों की ओर नजर डालेंगे विस्तार से, लेकिन आइए आपको पहले सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां पर स्वर्गीय चौधरी यशपाल जी की 100वीं जयंती समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय सरकारें मदद करती नहीं गरीबों चल रहा है। लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाथ भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए और ना ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे। कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाथ छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जाने चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। और याद कीजिए वो तस्वीरें, हमने सबने तस्वीरें देखी। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे गरीबों का भी सम्मान से दाह संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई। और मां गंगा, जिसको हम और आप पवित्र मानते हैं, बताओ कितनी लाशें बह रही थी उसमें। चाहे वो गाजीपुर हो, बक्सर हो, बनारस के आसपास हो, इलाहाबाद हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। जब बीजेपी से पूछा कि ये लाशें कैसे बह रही हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार से सब बह करके आ रही हैं। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। कभी गंगा नहीं उल्टी बह सकती। ये यमुना का पानी जो ऊपर से बहता नीचे चला जाता है। बताओ, कोई हमें बता दो बुजुर्ग, कोई चीज नीचे से ऊपर कैसे आ जाएगी? कभी कोई चीज ऊपर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन अपने पति बो टेनबर्ग के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंची। उनके लिए गोल्फ कार्ट का भी इंतजाम किया गया था। होटल से गोल्फ कार्ट द्वारा सुबह करीब 9:36 पर ताजमहल के पूर्वी गेट पर वो पहुंची। यहां से उनका काफिला ताज में दाखिल हुआ। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।
गाइड ने उन्हें ताजमहल के इतिहास और उसकी खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने पति के साथ ताजमहल में फोटोशूट भी कराए। उन्होंने ताजमहल देखने के बाद विजिटर बुक में ताज की तारीफ करते हुए लिखा कि ये जगह बेहद खूबसूरत है। करीब 1 घंटे तक वो ताजमहल में रुकी। आपको बता दें कि 19 महीने बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष ताजमहल देखने पहुंचा था। इससे पहले 26 फरवरी 2020 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताज देखने आए थे। तो वहीं ताज के दीदार के बाद अन्य पर्यटन स्थल का भी वो दीदार करेंगी। उनका आगरा किला पहुंचने का भी कार्यक्रम है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गर्जना सुनने को मिलेगी। तो वहीं किसान न्याय रैली को प्रियंका संबोधित करने वाली हैं। ये उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव अभियान की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ हैं। तो वहीं जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान पर यह रैली हो रही है। किसानों को न्याय दिलाने और उनकी लड़ाई पर यह रैली केंद्रित है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस ने रैली का नाम बदलने का निर्णय लिया था। कांग्रेस की कोशिश है कि पूर्वांचल में भी नए कृषि कानून सशक्त मुद्दा बने। मोदी के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस देश प्रदेश में यह संदेश देना चाहती है कि उसे कमजोर न समझा जाए। इसके लिए प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंच चुकी हैं, जो सीधे बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंची और उन्होंने वहां पर माथा टेका और आशीर्वाद लिया और अब वो किसान रैली में पहुंच चुकी हैं। हम सब लोगों के मन में एक विश्वास निश्चित तौर से आज यह इस काशी की धरती पर हमें इनकलाब लाने के लिए संघर्ष के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है और ये बताना है आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो आपने कमान संभाला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 11 अक्टूबर को अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले करीब 12 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद उसके बयान दर्ज किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि आशीष का क्राइम ब्रांच में ही मेडिकल टेस्ट हुआ। डीआईजी उपेंद्र कुमार ने बताया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। कुछ सवालों के जवाब भी वो नहीं दे सके थे, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया। तो वह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के जिला प्रभारी मनोज चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में विनय रतन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्याय की आवाज को दबाने के लिए सरकार के पास एक ही विकल्प है, रोको और ठोक दो। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के पास इस बार 2022 में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप अगर मुझे बताएं कि भैया वहाँ ऐसी स्थिति तो मैं वहाँ बिल्कुल जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, रुकूंगा, उनके बीच उनको समझूंगा, जिससे कि आने वाले समय में कभी हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हों तो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाई जा सके। समझे? हाँ, तो हम ऐसे ही लोग हैं। तो आप आस्था नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। देखिए, जो व्यक्ति मौजूदा समय में न्याय की आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो सच की ओर जा रहा है, जिसको ये समझ आ रहा है कि नहीं सरकार गलत कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए, तो उनके पास एक ही है, रोको और ठोको। तो वहीं संभल में नव युवा जनरेशन के लिए 7 दिवसीय निशुल्क आर्मी फोर्स और पैरामिलिट्री के लिए शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में करीब 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षण में फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न की संपूर्ण जानकारी युवाओं को दी गई। तो वहीं कार्यक्रम के समापन में पहुंचे चंदौसी की नगर पालिका अध्यक्ष इंदु रानी ने सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की।
हमला देखिए कुछ नहीं जहाँ हम देख रहे हो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में पूरे विश्व में देखिए कि हमारा मानव शरीर जो बीमारियों का घर बनता जा रहा है, क्योंकि फिजिकल काम हम कुछ करते नहीं, गेम खेलते नहीं। बच्चों को इंडोर गेम दे दिए गए हैं, मोबाइल लैपटॉप इसमें काम करते रहते हैं, तो बच्चों को फिजिकल गेम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो नागपुर से हमारे चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने आकर के और उमेश दिवाकर जी ने जो ये व्यवस्था करी है, ये जो कार्यक्रम किया बहुत ही महत्वपूर्ण है, सराहनीय कार्य है। क्योंकि बच्चों को जब तक फिजिकल काम नहीं करें उनकी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास जब होगा जब बच्चे मानसिक तौर पे शारीरिक कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तब शरीर से स्वस्थ होंगे तो मस्तिष्क भी निवास होगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, अपना पूरा सर्वांगीण विकास कर सकता है, तभी वो अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। इसलिए तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अंतर्राज्यीय बावरिया गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए और पकड़े गए बदमाशों के पास से आपको बता दें कि भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। तो वहीं बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस भी मिले। तो वहीं मामले को लेकर थाना रौजा पुलिस व एसओजी टीम को सफलता मिली है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर जनपदीय बावरिया गिरोह के 2 सदस्यों को जो सक्रिय हैं उनको गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से अवैध तमंचे, खोखे, जिंदा कारतूस, आला नकब और नकब जन की घटनाओं से संबंधित लगभग 140 ग्राम सोने के आभूषण और 5 किलो चांदी के आभूषण बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक घटना सामने आई है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल महज आधा किलो आटे के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई के सीने में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अचक हिंगोई गांव का मेराज अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है, जबकि मेराज की मां छोटे बेटे बबलू के साथ रहती है। ऐसे में मेराज ने मां पर आटा चोरी का आरोप लगाते हुए उल्हाना दिया, जिससे नाराज बबलू ने मेराज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। ऐसे में परिजन आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए मेराज को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां गंभीर घायल को चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि इलाज के दौरान मेराज की मौत हो गई। ऐसे में मृतक की पत्नी यास्मीन बानो की रिपोर्ट पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना करारी क्षेत्र में एक भाई ने एक भाई को चाकू मार दिया था, जिसका कल मुकदमा पंजीकृत हो गया था। रात में उसकी डेथ हो गई है। मुकदमा संबंधित धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। शीघ्र दूसरे भाई की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से है, जहां पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने वन्य जीवों की अवैध तस्करी और व्यापार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर रेहड़ पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और साथ ही साथ लालबाग से आरोपी कृष्णा और मांगा सिंह को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध छुरा, हिरन का शव समेत अन्य सामान भी जब्त कर लिए। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद क्षेत्र से है, जहां कोपागंज रामलीला समिति के खिलाफ बगावती सुर अब और जोर पकड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोविड के नाम पर रामलीला समिति द्वारा राजगद्दी के मैदान में रामलीला मंचन नहीं कराने का निर्णय लिया। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि समिति कोविड के नाम पर जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 100 से भी अधिक वर्षों से चल रही रामलीला मंचन को स्थगित किया जाना एक साजिश का हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख धर्म प्रचारक चंद्रमणि पांडे ने कहा कि यदि रामलीला समिति रामलीला मंचन कराने के लिए तैयार नहीं है तो परिषद के कार्यकर्ता रामलीला मंचन कराने के लिए तैयार है, और कहा कि रामलीला समिति किसी एक परिवार या व्यक्ति की बपौती नहीं है, बल्कि पूरे जनमानस की है। और साथ ही साथ समिति के अध्यक्ष के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की भी मांग की गई। ऐसा नहीं है कि रामलीला नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी प्रचलित रामलीला है, सन 1959 है कि वहाँ से रामलीला होती रही, और जिस रूप में होती रही है रामलीला, उस रूप में आज भी रामलीला हो रही है। वो हमारे यहाँ बाहर के कलाकार जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण
भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जो बन करके दैनिक लीला होती है वो अनवरत जारी है, वो लीला हो रही है। मुझे बड़ा इसमें कुछ काली दाल जैसी बात आ रही है कि जहां कार्यक्रम भगवान का चलना है वहां अभी कूड़ा लगा हुआ है। आप किस प्रशासन की बात करते हैं? आप कौन सा रामलीला करा रहे हैं? या पर रामलीला करा रहे हैं कि ये कोई दूसरा लीला करा रहे हैं? हमको समझ में ये आ रहा है। और आपने अभी एक बात कहा कि मैं करा रहा हूँ रामलीला, आप नहीं करा रहे हैं। ये हिंदू धर्म का यह लीला है, पूरे जनमानस का लीला है। लेकिन उनका निजीगत राय है कि रामलीला उनके द्वारा न होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई शासन प्रशासन, क्योंकि जो तुलसीदास ने राम जी को जो है घर घर में गांव गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मंचन करके बताया, आज हिंदू समाज और इनका दिखाता है, कराता है। रामलीला का अर्थ है कि रामलीला, और ये रामलीला नहीं, अपनी लीला खुद करते हैं लोग। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर नोएडा थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 83 स्थित फर्नीचर की कंपनी में देर रात अचानक आग लगने की घटना सामने आई और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी, जिसके बाद कंपनी में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश तो की, लेकिन आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 दमकल बुलाई, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग लगने के कारणों का जो पता पड़ा है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। हालांकि अभी भी मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की ओर से 11 अक्टूबर को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर AK सिंह मौजूद रहे। तो वहीं श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नीरज खत्री ने भी मीडिया के साथ दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर BM राजशेखरन पिल्लई को आमंत्रित किया गया है। पहला दीक्षांत समारोह है, ये दोनों मोड में है, ब्लेंडेड मोड में है। हम सभी बच्चों को इस महामारी के दौर में बुला नहीं सकते कैंपस में, इसलिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम जो गोल्ड मेडल पा रहे हैं विश्वविद्यालय के छात्र और जो सिल्वर मेडल पा रहे हैं उनको ही आमंत्रित कर रहे हैं। और इस मेडल को देने के लिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर BM राजशेखरन पिल्लई, जो केमिस्ट्री के बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, देश के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, और साथ ही NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल के वो पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। उनको हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया। तो वहीं मथुरा में थाना छत्ता क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर KD मेडिकल कॉलेज के समीप घटित हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए फरीदाबाद के निजी अस्पताल भिजवाया, जबकि मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रायबरेली निवासी धर्मेंद्र किसी आवश्यक काम से गुरुग्राम आए हुए थे, जो वापस रायबरेली जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा घटित हुआ। कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।